हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हेडिंग हम ले रहे हैं वो है महादेव सट्टा ऐप पर केंद्र ने लगाया प्रतिबंध। देखिए, एक महादेव नाम का एक ऐप चल रहा था जो ऑनलाइन सट्टा व्यापार के तरीके कार्य कर रहा था और मालिकों द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मोटी रकम दिए जाने की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को इसे ब्लॉक कर दिया। साथ ही सट्टेबाजी से जुड़े अन्य 21 अवैध ऐप को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये ऐप क्रिकेट, बैडमिंटन से लेकर कई प्रकार के खेल के साथ ही देश में होने वाले चुनाव से संबंधित सट्टेबाजी में लिप्त पाए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक ईडी के अनुरोध पर महादेव ऐप को ब्लॉक किया गया है। पिछले सप्ताह ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने दावा किया है कि महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को चुनाव में इस्तेमाल किए 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। असीम दास नामक एक शख्स से पूछताछ के बाद ईडी ने यह दावा किया है। महादेव ऐप के मालिक को पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 साल से अवैध रूप से चल रहे महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि वायु प्रदूषण से गहराया सांसों का संकट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से जारी वायु प्रदूषण दिवाली से पहले ही अपने चरम पर पहुंच गया है। रविवार को दिल्ली का AQI 454 यानी गंभीर प्लस की श्रेणी में आ गया है। अघोषित रूप से हेल्थ इमरजेंसी के बीच आंखों में जलन, सीने में चुभन और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कठिन हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप के चौथे चरण पर की पाबंदी को लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण व डीजल से संबंधित ट्रकों के NCR में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया है। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन चलाने की छूट दी गई है। ग्रेप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां भी जारी रहेंगी। दिवाली के आसपास प्रदूषण की स्थिति और भयावह होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अगले 5-6 दिनों में वायु गुणवत्ता के स्तर में लगातार गिरावट का अनुमान लगाया है। शनिवार को दिल्ली का AQI 415 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 39 अंकों की बढ़ोतरी हो गई थी। अब कल जो मैच था साउथ अफ्रीका और इंडिया का, उसमें विराट कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया और उन्होंने सचिन की बराबरी कर ली है। अब ये देखिए लिस्ट है जिसमें 49 शतक के साथ विराट कोहली हैं जिन्होंने 277 पारियों में शतक लगाए हैं ये, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर के भी 49 हैं और उसके बाद 31 रोहित शर्मा के हैं। बाकी रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या ये लोग संन्यास ले चुके हैं। प्रत्यर्पण के 26 अनुरोध किए, चुप्पी लगा गया कनाडा। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए आरोपों के संबंध में कनाडा से सबूत मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि कनाडाई पुलिस द्वारा की जा रही हत्या की जांच पर PM जस्टिन ट्रूडो के बयानों से प्रतिकूल असर पड़ा है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले 5-6 सालों में कनाडा से लोगों के प्रत्यर्पण को लेकर 26 अनुरोध किए हैं, लेकिन कनाडा ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। वर्मा ने ग्लोब एंड मेल समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कनाडा के साथ राजनयिक गतिरोध पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि इस मामले में हमें अभी तक कोई ऐसी विशिष्ट या प्रासंगिक सूचना मुहैया नहीं कराई गई है, इसके आधार पर हम उनकी मदद कर सकें। समाचार पत्र ने वर्मा के हवाले से कहा है कि सबूत कहां है, इस जांच का निष्कर्ष कहां है। मैं एक कदम आगे जाकर कहूं कि जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना शनिवार को कहा कि यह कहने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यक्ति से निर्देश मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि सशस्त्र बल में नहीं होगा मातृत्व अवकाश में भेदभाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल में महिला सैनिक नाविकों
और वायु सैनिकों के लिए उनकी समकक्ष अधिकारियों के बराबर मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह निर्णय सशस्त्र बल में हर रैंक की महिलाओं की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के राजनाथ सिंह के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सेना में महिलाओं को पेशेवर एवं पारिवारिक जीवन को संतुलित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों के जारी होने से सेना में सभी महिलाओं को समान रूप से छुट्टियां मिलेंगी, भले ही वे कोई अधिकारी हों या किसी अन्य रैंक पर कार्यरत हों। अधिकारियों ने बताया कि इस समय महिला अधिकारियों को हर बच्चे के लिए पूरे वेतन के साथ 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिला है। यह नियम अधिकतम 2 बच्चों पर लागू होता है। महिला अधिकारियों को संपूर्ण सेवानिवृत्ति में या सेवा काल में 360 दिन का शिशु देखभाल अवकाश मिलता है। इसके लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने की वैध तिथि के बाद 180 दिनों तक की दत्तक ग्रहण छुट्टी दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। दिवाली से पहले राहत नहीं, हालात और बिगड़ने के आसार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों को जहरीली हवा से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कम से कम दीपावली तक तो यही स्थिति बनी रहेगी। आशंका है कि दीपावली के आसपास स्थिति और भयावह हो सकती है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भी अगले 5 से 6 दिनों में वायु गुणवत्ता के स्तर में लगातार गिरावट आने का अनुमान लगाया है। रविवार को दिल्ली का AQI 454 यानी गंभीर प्लस की श्रेणी में पहुंच गया। शनिवार को यह 415 था। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों का AQI भी 450 के ऊपर रहा। स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 3 नए कानूनों के संसद के शीत सत्र में पारित होने के आसार बढ़े हैं। अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए तीनों नए विधेयकों के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने के आसार बढ़ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति सोमवार को बैठक करेगी। इस बैठक में समिति विधेयकों से संबंधित मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। इसके बाद विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सकता है। समिति विधेयकों में कई संशोधन की सिफारिश कर सकती है। समिति हिंदी नामों पर अड़ी रह सकती है। हालांकि हिंदी नामों का द्रमुक सहित विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है। द्रमुक ने प्रस्तावित कानूनों के लिए अंग्रेजी नाम की भी मांग की है। गृह संबंधी स्थायी समिति 27 अक्टूबर को विधेयक के मसौदा रिपोर्ट को नहीं अपना सकेगी, क्योंकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों का अध्ययन करने के वास्ते अधिक समय देने के लिए दबाव डाला था। कुछ विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल से विधेयकों पर विस्तार से विचार करने के लिए 3 महीने का और समय मांगा है। भारत और मलेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का समापन। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना और मलेशियाई सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 मेघालय में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 23 अक्टूबर को शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास रविवार को समाप्त हुआ। दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर विशेष जोर दिया गया। इसमें सामरिक अभ्यास और ड्रोन, मानव रहित विमान एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित रखा गया था। अभ्यास में मलेशिया की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिकों ने भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट के जवानों के साथ भाग लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में लगाई लोकेशन साझा करने की शर्त। सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थ रखने के मामले में जमानत देते हुए आरोपित को आदेश दिया कि वह जांच अधिकारियों के साथ लोकेशन साझा करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने की एक अन्य पीठ जमानत के आदेश में लोकेशन साझा करने की शर्त पर विचार कर रही है। उस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत की ऐसी शर्त पहली नज़र में निजता के मौलिक अधिकार का हनन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी
की पीठ ने गत 2 नवंबर को नशीले पदार्थ रखने के आरोपित को जमानत देते हुए लोकेशन शेयर करने की शर्त लगाई थी। आचार समिति की बैठक कल, महुआ के खिलाफ सिफारिश के संकेत। देखिए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सदन में पैसे लेकर सवाल पूछने के लगाए गए आरोपों के संबंध में लोकसभा को आचार समिति अपनी मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए 7 नवंबर को बैठक करेगी। रिपोर्ट में मोइत्रा के खिलाफ सिफारिशों के संकेत हैं। समिति द्वारा मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बैठक आयोजित करने का अभिप्राय है कि भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और वह अपनी सिफारिश करेगी। इससे पहले समिति के सदस्य 2 नवंबर को पिछली बैठक के दौरान अपनी अपनी पार्टी के रुख के अनुरूप बटे दिखे थे। इस आचार समिति में 15 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत भाजपा का है। जल्द पूरा होगा विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का गरीब छात्रों का सपना। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का गरीबी मेधावी छात्रों का सपना जल्द पूरा होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर स्थायी करने और उनके परिचालन से जुड़े नियम जल्द लाने जा रहा है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय गरीब मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देंगे। कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर में ट्यूशन फीस में भी राहत देंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मेलबर्न विश्वविद्यालय, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग ऐसे हैं जो भारत में परिसर स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। यूजीसी ने कहा है कि उसने विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर परिसर स्थापित करने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। हर साल करीब 7 से 8 लाख छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। यदि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में ही अपना कैंपस खोल देंगे तो इससे छात्रों को कम कीमत पर अपने ही देश में विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। स्कूली शिक्षा को भी नई ऊंचाई देने में ऑस्ट्रेलिया देगा मदद। उच्च शिक्षा के साथ ही स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सहयोग देने की पेशकश की है। शुरुआत में वह प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। दोनों देश जल्द ही इसे लेकर साझा अभियान चलाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली शिक्षा के साथ प्री प्राइमरी भी जोड़ा गया है। इसमें 3 साल की उम्र से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो पूरी तरह खेल पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यह प्रस्ताव दोनों ही देशों के बीच शिक्षा और स्किल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए गठित परिषद की 6 और 7 नवंबर को गांधीनगर में होने वाली बैठक से पहले दिया है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में उच्च शिक्षा, स्किल शोध और नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैक्सन क्लेयर एमपी और स्किल मंत्री वेडन ओ कोनाल मौजूद रहे। भूटान नरेश दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे भेंट। भूटान नरेश जिमे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 नवंबर से शुरू हुई अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा के तहत रविवार को दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। यह भारत द्वारा उनकी यात्रा को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। वांगचुक की भारत यात्रा भूटान और चीन द्वारा अपने दशकों पुराने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से की जा रही कोशिश के बीच हो रही है। भारत भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत पर करीबी नजर रख रहा है। इसका भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ रहा है। खासकर डोकलाम क्षेत्र में वांगचुक की भारत की 8 दिवसीय यात्रा 3 नवंबर को गुवाहाटी से शुरू हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, आज से 27 रुपए किलो आटा बेचेगी सरकार। चुनावी सीजन में सरकार महंगाई को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त में राशन देने की घोषणा के बाद सरकार अब आटा व दाल भी सस्ते दाम पर मुहैया कराने जा रही है। सोमवार से सरकार खुले बाजार की तुलना में सस्ते दाम पर भारत आटा बेचने की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी कीमत 27 रुपये प्रति किलोग्राम हो सकती है। खुले बाजार में गैर ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 35 से 36 रुपये किलो है, तो ब्रांडेड आटा 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से त्योहारी सीजन में आटे के मूल्य में तेजी की आशंका को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है।
चालू वित्त वर्ष के पहले 7 माह में बिजली की खपत 9.4% बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान देश में बिजली की खपत में 9.4% की वृद्धि रही है। बिजली मंत्रालय के डाटा के अनुसार इस अवधि में पूरे देश में 984.39 अरब यूनिट बिजली की खपत रही है। आर्थिक गतिविधियों और मौसम में सुधार को बिजली खपत में वृद्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। अप्रैल अक्टूबर 2022 के दौरान देश में 899.95 अरब यूनिट बिजली की खपत रही है। सरकारी प्रयासों से गैर जरूरी वस्तुओं का आयात घटा। दूसरे देशों से आने वाले कुछ निश्चित उत्पादों पर प्रतिबंध, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और आवश्यक गुणवत्ता मानकों जैसे सरकारी प्रयासों के मदद से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात में कमी आई है। इसमें टीवी, टायर, वॉलपेपर और एसी, गैस कंप्रेसर जैसी गैर जरूरी वस्तुएं शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के एक विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में टायर का आयात 74% घटकर $7.4 करोड़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में $27.6 करोड़ था। कैलेंडर वर्ष के अनुसार 2023 में जुलाई तक $3.6 करोड़ के टायर का आयात किया गया था। फिर से इजराइल और हमास का युद्ध है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का परीक्षण किया। रूसी सेना ने रविवार को नई परमाणु पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 से न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब यूक्रेन में लड़ाई को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के रूस के अनुसमर्थन को रद्द करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया था। मॉस्को ने कहा है कि अमेरिका के साथ समानता स्थापित करने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये आज का यानी 6 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।